चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रुप 16 को। इससे पिछले वीडियो में हमने ग्रुप 15 को अच्छी तरीके से पढ़ा है। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जहां से ग्रुप 15 से पूछे जाते हैं हमने उन सभी को कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम ग्रुप 16 को पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं ग्रुप 16 को। तो ग्रुप 16 को हम कैल्कोजीन कहते हैं। देखिए, इस एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट है इस ग्रुप 16 का वो है ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे ऑक्सीजन परिवार कहते हैं या ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में ये आता है कि ग्रुप 16 को कैल्कोजीन क्यों कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो हमारा ये ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, सल्फर सल्फाइड या सल्फेट के रूप में पाया जाता है, सेलेनियम सेलेनाइड के रूप में पाया जाता है और टेलुरियम टेलुराइड के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार पोलोनियम पोलोनाइड के रूप में पाया जाता है। इसलिए हम ग्रुप 16 को कैल्कोजीन कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए देखो, सबसे पहले किसी भी ग्रुप को पढ़ने से पहले उसके सारे एलिमेंट्स आपको याद होनी चाहिए, और हम अगर ऐसे याद करने के लिए जाएंगे तो याद नहीं रहता। तो इसके लिए हमने कुछ ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है तो देखिए, ओए स्टाइल से टी पो। ठीक है ना, ओए स्टाइल से टीपो टीपो। ठीक है, ओए स्टाइल से टीपो। तो इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल यानी कि इससे एस ले लो यानी सल्फर, एस ई से सेलेनियम और टी यानी ये टी ई है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा टेलुरियम, और पी से यानी पो, देखो पो इसमें आ रहा है तो इसलिए इसका नाम हो गया पोलेनियम। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए कुछ और देखते हैं इसके अंदर। जैसे ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन और सल्फर है, चलो इसे हटा देते हैं पहले। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों क्या है, अधातु में। ठीक है, तो अधातु और धातु के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। अधातु वो होते हैं जिसमें से करंट प्रवाहित नहीं होता, और धातु क्या होते हैं जिसमें से हमें करंट प्रवाहित होता है। वैसे तो बेसिक प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए अधातु और धातु की। इससे पहले वीडियो में मैंने काफी बार बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब ये दोनों हैं कौन कौन से, सेलेनियम और टेलुरियम, ये उपधातु के रूप में पाए जाते हैं। कौन से, उपधातु के रूप में। और जो पोलोनियम है वो पुअर धातु होती है। ठीक है ना, पुअर धातु या कह सकते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है अपना। ठीक है, अब ये अधातु के रूप में, ये उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण होते हैं, वो क्या होते हैं, उपधातु। ठीक है, और ये अपना क्या है, पुअर धातु। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये बात कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ये कहाँ पाया जाता है ना। तो सबसे पहले देखिए, जो ऑक्सीजन है, मैं वायुमंडल की बात नहीं कर रहा, मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। जमीन पर ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो यानी जो ऑक्सीजन है वो भूपर पट्टी पर या पट्टी में करीबन 46.6% पाई जाती है। ठीक है ना, ऑक्सीजन। अगर सल्फर की बात की जाए तो अगर ये भूपर पट्टी में ये करीबन 0.03 से लेकर के 0.1% तक पाई जाती है। और सल्फर ज़्यादातर हमने देखा है कि ये ज्वालामुखी में पाई जाती है, याद रखना। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, ज्वालामुखी में। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और ये दोनों एलिमेंट है, सेलेनियम और टेलुरियम, ये पाए जाते हैं सल्फाइड के रूप में, याद रखना। अकेले नहीं पाई जाती, सल्फाइड के रूप में मिलेंगे आपको। ठीक है, सल्फाइड के रूप में। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। और पोलोनियम के बारे में मैंने बता दिया है, ये क्या होता है, हमारा रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, ऑक्सीजन, इसे याद करने की ट्रिक क्या आती है हमारी, ओए स्टाइल से टीपो। तो इसे ऐसे याद रखना है। तो ये दोनों क्या होती हैं, ऑक्सीजन सल्फर अधातु, ये दोनों उपधातु, और ये होती है हमारी पुअर धातु। और ये ऑक्सीजन हमारे भूपर पट्टी में 40.6% पाया जाता है
और सल्फर 0.03 से लेकर के 0.1% पाया जाता है, और ये ज्वालामुखी में भी मिलता है। और अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, और इसकी बात की जाए तो ये रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए और आगे बात करते हैं इनसे। देखिए अब हम बात करते हैं इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आप यहाँ पर देखिए, हमें सिर्फ क्या करना है, आखिरी बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं आता तो इसकी सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, आप उसे जाकर चेक करिए, उससे सीखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं। इधर में निकालकर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो 30-20 मिनट की बनाई है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए, हमें सिर्फ आखिरी कोश देखना है, ठीक है। ये वाला देखिए, इसमें इसको देखिए, इसमें इसको देखिए, और इसमें देखिए, आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, जो S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जो P है उसमें 4 जा रहे हैं। देखो जा रहे हैं, सिर्फ संख्या चेंज हो रही है, तो संख्या N। अगर इसका सामान्य या जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो वो क्या होती है, NH2NP4। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हमको वैसे ज़्यादातर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निकालना आना चाहिए, ठीक है। और ये कब आएगा, जब आपको इसके एटॉमिक नंबर याद होंगे, ये वाले परमाणु संख्या याद होगी, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। तो देखिए, ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, सल्फर की बात की जाए तो 16, सेलेनियम की बात की जाए तो 34, और टेल्यूरियम की 52, और पोलोनियम की होती है 84। देखो पी ब्लॉक को याद करने के लिए एक रूल था, क्या था, 8, 18, 18, 32 ये था, मैंने पहले भी बताया है। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपको ऑक्सीजन का याद है, बस ऑक्सीजन का, तो बाकी का भी याद करना बहुत सरल है। तो क्या करना है, इस 8 में 8 जोड़ दो, 16 हो गए। इसके अंदर आपको जोड़ना है 18, तो देखिए 34 हो गए। फिर से आपको इसमें जोड़ना है 18, तो 32 हो गए, सॉरी 52 हो गए। फिर इसमें आपको जोड़ना है 32, तो ये क्या हो जाएंगे, 84। तो क्या रूल है हमारा, 8, 18, 18, 32। तो इस प्रकार से हम सारे एलिमेंट की परमाणु संख्या याद कर सकते हैं, ठीक है। जो जितना पी ब्लॉक पूरा है उसके अंदर हमें यही जोड़ना है, 8, 18, 18, 32। और उसके पहले एलिमेंट का अगर अपन को ऑक्सीजन सॉरी एटॉमिक नंबर याद है तो हम आसानी से और तत्वों के भी निकाल सकते हैं। किस विधि से, इस विधि से। यानी कि हमें प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है, 8, 18, 18, 32 का रूल लगाना है, ठीक है। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बता दिया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, या यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ये कौन कौन सी दर्शाते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, जो ऑक्सीजन है वो -2, -1, +1 और +2 दर्शाती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए यहाँ तक, ये -2 से लेकर के +6 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारी चीजें, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट खींचिए, फिर अपन आगे इसकी बात करते हैं। चलिए अब देखिए, यहां तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें परमाणु त्रिज्या और आयनिक विभव क्या होता है, और इनका प्रभाव क्या होता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो देखिए, अगर परमाणु त्रिज्या की बात की जाए तो हमने ये तो देख लिया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखो 8, 16, 34, 52 और 84, जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी। अगर मैं ये कहूँ, जैसे कि मान के चलो हमारे पास कुछ कमरे हैं, ठीक है, तो कुछ मेहमान आए तो मान के चलो हमने एक ही कमरे में एडजस्ट कर लिए। अगर और आ गए तो दूसरे कमरे का यूज करेंगे, अगर और आ गए तो तीसरे कमरे का यूज करेंगे। इसी प्रकार अगर और मेहमान आ गए तो अगले क्या करेंगे। तो इसी प्रकार क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में 2 कक्ष होते हैं, ठीक है, कितने, 2, 1, 2 कक्ष कह लो या कोष कह लो। इसी प्रकार इसमें 3 होते हैं, 1, 2, 3। इसमें कितने होते हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। इसमें 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें कोषों की संख्या बढ़ रही है। इसमें 6 होते हैं, इसे बनाने की कोई जरूरत नहीं, जगह भी नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो
कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जब कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो आप ये देखिए कि नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी बढ़ती जाएगी। देखिए सभी में बढ़ती जाएगी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। अगर कोषों की संख्या में वृद्धि होगी तो परमाणु की त्रिज्या भी बड़ी होगी। अगर परमाणु की त्रिज्या बड़ी होगी तो उसका आकार भी या साइज भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा, है ना। तो यानी कि जब ऑक्सीजन यानी कि ग्रुप 16 में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसका आकार बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी स्वाभाविक है बढ़ेगी। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा, है ना। तो परमाणु की त्रिज्या देखो, आकार से आप यहाँ पे भी अंदाजा लगा सकते हो, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक देखो इसका क्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है, यानी कि इनका आकार क्या है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब आयनिक विभव की बात की जाए। अब आयनिक विभव होता क्या है, ठीक है, इसको जानना जरूरी है। और वैसे मैंने ग्रुप 15 को, अगर जिसने ग्रुप 15 को अच्छी तरीके से पढ़ा है उसे आयनिक विभव में मैं अभी कह रहा हूँ बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। तब भी मैं एक बार यहाँ पे आप सभी को क्लियर कराने के लिए इसे बता देता हूँ कि आयनिक विभव होता क्या है। तो देखिए आयनिक विभव की बात की जाए, जैसे एक परमाणु है हमारे पास इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसके बाह्यतम कोष में हम इलेक्ट्रॉन को बता देते हैं, अंदर बताना चाहो तो बता दो, अन्यथा अपन क्या करें, बस बाहर से काम है हमारा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी परमाणु में, चक्कर लगाते हैं उनकी कक्षाओं में चारों तरफ, वे किस वजह से लगा रहे हैं, ये इस वजह से लगा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे जो नाभिक है इन पर आकर्षण बल लगा के बैठा है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाए ना, ठीक है। मैंने पहले बताया है उस चीज को हम कहते हैं जैव, ठीक है। प्रभावीय नाभिकीय ऊर्जा, इसको भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है कि ये क्या होती है कि नाभिक का अपने बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है या जो आकर्षण बल होता है उसे हम जैव कहते हैं या प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो अब देखिए, अब ये बताइए, अपन पहले जैव की बात कर लें, इसके बाद आयनिक विभव की बात करेंगे। यानी कि आयनिक विभव कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो पहले जैव को देखिए, देखिए यहाँ पर इसका जितना आकार कम होगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़ लेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर इसका आकार बढ़ गया तो इसका प्रभाव थोड़ा कम होगा क्योंकि ये बीच में एक और आ गया कक्ष। इसी प्रकार से अगर इसका प्रभाव इस वाले पे देखें तो बीच में 2 कोष और आ गए जिससे इसका प्रभाव हो गया कम। इसी प्रकार इधर देखिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कक्षा बढ़ती जा रही है तो नाभिक का जो प्रभाव है अपने बाह्यतम कोष पर वो कम होता जा रहा है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक फैमिली है, यानी एक बच्चा है अपने फैमिली के साथ रहता है, अगर उसे कहीं बाहर जाना पड़े तो अपने माता पिता से वो क्या करेगा, अनुमति मांगेगा, ठीक है। लेकिन उससे जितनी अनुमति मांगने में दिक्कत होगी तो बाहर जाने में भी दिक्कत होगी। लेकिन वही लड़का अगर हॉस्टल में रह रहा हो तो उसे अनुमति मांगने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, कहीं भी जा सकता है। ये क्यों जा सकता है कि वो दूर रह रहा है, उनके माता पिता का उन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो जैव भी हमारा ऊपर से नीचे आने पर कम होगा। तो यहाँ तक आपको जैव क्लियर होगा। तो अब हम बात करते हैं आयनिक विभव क्या है। आयनिक विभव कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे कि इसके बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, मिनिमम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, मिनिमम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनिक विभव कहते हैं। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, बाहर निकालना है, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, चलो इसे दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा 1 मिनट। तो देखिए अपना सही हो गया। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनिक विभव कहते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब ये बताइए कि ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक विभव घटेगा या बढ़ेगा, आपको ये बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे देखिए एक और बात याद रखना, देखिए अगर ये जैप इसका क्या है, इस पे कम है, यानी कि जैप जितना आकर्षण बल लगाएगा आयनिक विभव का मान की जो ऊर्जा होगी उतनी ही देनी पड़ेगी। अगर जैप अधिक है तो आयनिक विभव भी कैसा होगा, अधिक होगा। याद रखना, क्यों, वो जितनी मजबूती से पकड़ेगा उतनी ही ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए
अगर इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूं मैं, जिसको ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि इस नाभिक का प्रभाव इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और अगर इस पे देखो इधर जैप हो गया कम, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान है इसके कंपेयर में। अगर इधर से निकालूं तो और आसान है, अगर इधर से निकालूं तो और भी आसान है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद सल्फर का, इसके बाद सेलेनियम का, इसके बाद टेलुनियम का, इसके बाद पोलेनियम का, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बस कुछ पॉइंट ये हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास होती है खत्म। तो चलिए अब विद्युत ऋणात्मकता को देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है या बढ़ती है ना। तो सबसे पहले माइंड में ये क्वेश्चन फिर आ रहा होगा, अगर आपने इसे पहली बार देख रहे हो कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। इसे मैं सिंपल तरीके से तुरंत जल्दी बता देता हूं क्योंकि मैंने इससे कई बार डिस्कशन किया। देखिए, जब दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे कि ये हाइड्रोजन हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर फ्लोरीन की बात की जाए तो फ्लोरीन मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, फ्लोरीन का ये वाला और हाइड्रोजन का ये वाला। जब ये साझा करते हैं, ये एकल बंध बना दिया, यहाँ पे क्या बना दिया, यहाँ पे एकल बंध। यहाँ पर फ्लोरीन का जैप अधिक है, यानी प्रभावीय नाभिकीय आवेश कैसा है, अधिक है। तो ये क्या करेगा, जो हमारी H और F इन दोनों के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींच लेगा। थोड़ा सा खींचेगा, लेगा नहीं, याद रखना, ठीक है ना। क्या करेगा, लेगा नहीं, तो थोड़ा सा अपनी साइड क्या करेगा, ये खींच लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। यानी कि जो एकल बंध में जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनको थोड़ा सा अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। चलिए, यानी कि एक बात समझ में आ गई, अगर जिसका जैप अधिक है उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगी। तो देखते हैं, ऊपर से नीचे आने पर हमें पता है जो जैप का मान है वो कैसा होता है, कम हो जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है सबसे अधिक इसकी होगी विद्युत ऋणात्मकता, उसके बाद सल्फर की, उसके बाद किसकी होगी, सेलेनियम की, उसके बाद टेलुनियम की, उसके बाद पोलेनियम की। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बात करते हैं क्वथनांक और गलनांक की। तो क्वथनांक और गलनांक से पहले इस पॉइंट को समझते हैं, धात्विक गुण, जिससे आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा जल्दी से। तो देखिए, धात्विक गुण क्या होता है, मैं शुरुआत में आपको बताया था, ये दोनों अधातु होते हैं, ये उपधातु होते हैं, ये दोनों रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने बता दिया था। आप ये देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर धीरे 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 जो अधातु है, यानी पहले अधातु है, उसके बाद उपधातु, उसके बाद धातु है, यानी ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण बढ़ता जा रहा है। हमने आने में अब भी देखा कि इलेक्ट्रॉन को निकालना भी बहुत आसान हो रहा है इसमें से, ठीक है। तो भाई धातुओं का एक गुण होता है, धातुओं का गुण एक ये होता है कि वो उन्हें, यानी वो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, याद रखना, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन दान करना आसान हो रहा है। तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा। चलिए, तो धात्विक गुण की बात की जाए तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन, उसका सल्फर, उसके बाद अपना सेलेनियम, उसके बाद टेलुनियम, इसके बाद पोलेनियम। इस प्रकार से यानी धात्विक गुण बढ़ता जाएगा। अगर हम क्वथनांक और गलनांक की बात की जाए, क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वो चीज होती है यानी कि किसी भी पदार्थ को, यानी जो द्रव अवस्था में उसे उबालना कह लो, या उसे उबालकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना। और गलनांक का मतलब क्या होता है, गलाना, किसी भी धातु यानी कोई ठोस है उसे द्रव में परिवर्तित करना। या सिंपल सी बात कह लो, क्वथनांक का अर्थ होता है उबालना, ठीक है, उबालना, और गलनांक का गलाना, ठीक है, गलाना। अब देखिए, अब ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो धातुओं का गुण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ठोस अवस्था में बदलते जा रहे हैं। तो आपको पता है किसी ठोस को उबालना थोड़ा मुश्किल होगा किसी द्रव अवस्था के कंपेयर में या किसी गैस अवस्था में, ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर ये दोनों ही क्या होते जाते हैं, इनका मान बढ़ता जाता है। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक का। अगर इसकी बात की जाए तो इसको उबालना आसान होगा, ये वैसे भी गैसीय अवस्था में होती है। ठीक है, सल्फर को इसको भी गलाना या उबालना तो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कठिन होगा, फिर थोड़ा इसका कठिन, इसका कठिन, इसका। ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर इनका धात्विक गुण बढ़ता जाता है, इस वजह से क्वथनांक और गलनांक का मान भी कैसा होता है, बढ़ता जाता है। तो फिर पहले ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आएगा, सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद पोलेनियम। ये रहेगा इसका क्रम। तो यहाँ तक अगर आपको विशेषता पूछी जाती है ग्रुप 15 की या कुछ प्रॉपर्टी पूछी जाती है तो आप इन सबको बता सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। कुछ पॉइंट ये हैं सभी में, सर यानी ग्रुप 13 ले लो, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, 17 तक ले लो, सब में सेम रहती है। आपको इनको, इन शब्दों को अच्छी तरीके से समझना है, फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है ना तो आप सीरियस हो अपने पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों से कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को और फॉरवर्ड करें। ठीक है, तो अगर आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो उसे भी क्लिक कर लें, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। चलिए धन्यवाद।